अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास एफएससी पार्ट 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन से राउट्स लॉ है। राउट्स लॉ सॉल्यूशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनको राउट्स लॉ को ओबे करना बहुत ही ज़रूरी है। पंजाब बोर्ड के लिहाज से आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका जो क्वेश्चन आता है वो इस किस्म का है कि एक्सप्लेन 3 डेफिनेशंस ऑफ राउट्स लॉ। हमारे पास यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जो मैंने आपके लिए लिखा है उसमें ये 3 डेफिनेशंस हैं और इनकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है हम इस पोर्शन पे करते जाएंगे। तो डेरिवेशन या मैथमेटिकल फॉर्म्स करने से पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर पढ़ लिया जाए तो हमारे लिए टॉपिक को समझना बड़ा आसान है। वो बेटा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर सॉल्वेंट मौजूद है और इस बीकर को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए नाम दे देता हूँ तो ए बीकर के अंदर प्योर सॉल्वेंट मौजूद है। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे ना तो हम वहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिखने लगा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरह एक और सिंबल इस्तेमाल होगा जिसमें ये बीकर काम आएगा, आपको बताएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बी बीकर है और बी बीकर के अंदर सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मीन्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉल्वेंट है ना सॉल्यूशन के अंदर, बेटा इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इन दी सॉल्यूशन नॉट इन प्योर फॉर्म, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी। अब इसके अंदर हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है आपने इस जहन में रख लेनी है कि पी नॉट जो है वो ओरिजिनल का ओरिजिनल है मींस प्योर है और जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो पी से रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा 2 टर्म्स यूज़ होंगी और टोटल 4 है, x1 और x2। x1 हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और x2 जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन हो। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कंपोनेंट मोल्स मीन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल इस सोल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें मौजूद हैं ना, एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो सल्यूट के मोल्स फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं NA हैं, N1 है और N2 कर दीजिए क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की थी उसी के मुताबिक, और सॉल्वेंट जो है वो N1 है। तो N1 और N2 ये क्या हो गए, कंपोनेंट के मोल्स हो गए ना, और इनका जो सम है वो इन दोनों को सम करने से NT आ जाएगा। जो N1 की मोल फ्रैक्शन होगी, मतलब फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है वो x1 है, तो हम कहेंगे x1 इज़ इक्वल टू N1 डिवाइड बाय NT। ठीक है, और इसी तरह सल्यूट क्योंकि N2 रिप्रेजेंट किया है समझाने के लिए, तो x2 इज़ इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय NT। ये आपके पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कहलाती है, मींस कंपोनेंट मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आगे चैप्टर्स में आपके पास फर्दर कहते हैं वो इस्तेमाल होगा। तो बेटा हम आ जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स पे। हमारे पास यहाँ पर पहली जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट
अबव ए सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मीन्स हमारे पास सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखिए कि ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन। ठीक है, इज इक्वल मतलब ये है कि सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कहलाता है पी। ठीक है, ये ऐसे आया। अब हमने क्योंकि उसको पी कहा था, इज इक्वल टू द, इसी को आपने बेसिकली मैथमेटिकल में उतारना, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब दो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि वो ऑफ ए सॉल्वेंट आगे जाके लिखा हुआ, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन पी नॉट x1। ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन है जो कि हमारे पास ए डेफिनेशन से लिया गया है। अब इसको फर्दर मॉडिफाई करना है। ठीक है, इसको डेरिवेशन भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली सारी ही कहते हैं जो वो राउट्स लॉ की ही फॉर्म्स है। ठीक है, अब हमने पीछे मोल फ्रैक्शंस के टॉपिक में एक चीज़ पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू यूनिटी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो दो कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा यूनिटी के बराबर होता है। तो अभी अगर मैं x1 की वैल्यू यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस x2। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट की जा रही है। तो अगर पुटिंग करते हैं तो P इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस x2 ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल P इज इक्वल टू पी नॉट, P वन ज़र P, और तो P नॉट अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो P नॉट आ जाएगा, और सेकेंडली इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर P नॉट x2 आ जाएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर P नॉट जो ओरिजिनल प्रेशर है वो माइनस हो रहा है प्रोडक्ट के इसके इक्वल, और यहाँ पर जो x1 सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की टर्म थी वो रिप्लेस हो गई है सैल्यूट के साथ। अब वो सैल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारा एक नया रिलेशन बनेगा। अब हम अगर इसको और थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं अपनी डिज़ायर्ड मैथमेटिकल फॉर्म के मुताबिक, तो ये P नॉट इधर आएगा तो P नॉट माइनस में हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, और ये हमारे पास आएगा P नॉट x2। ठीक है, माइनस के साथ। इस टर्म को मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तो इस टर्म को अगर पॉजिटिव करना है तो हमें इस तमाम टर्म्स जितनी भी हैं उनका साइन चेंज करना पड़ेगा, और इस वजह से P नॉट जो माइनस में थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव में थी वो माइनस में हो जाएगी। इस तरह आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब हम जिस ऑप्शन पे पहुँचे हैं उसके मुताबिक हमारे पास ये हमें नज़र आ रहा है कि जब भी प्योर जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर को हम माइनस, उससे हम अगर जो सॉल्वेंट के अंदर वेपर प्रेशर है वो अगर माइनस किया जाए, निकाल दिया जाए, तो हमारे पास एक पॉजिटिव आंसर आता है। तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास ये प्रूफ हो रहा है कि जब कोई चीज़, जब सॉल्वेंट जो है प्योर फॉर्म से सॉल्यूशन फॉर्म में जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जाता है, तो उसके अंदर हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाता है। अब ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली क्या है कि कितने हिस्से कम हुआ है, इसलिए इसको हम चेंज कर देते हैं डेल्टा P से, और डेल्टा P बेसिकली क्या है, कितना कम हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 वैल्यू है और ये 8 है, मतलब सॉल्वेंट जो प्योर में था अगर सोल्यूशन में जाएगा तो सैल्यूट में जाएगा, तो सैल्यूट में जाने से क्या होगा कि सैल्यूट के साथ ऐड होने में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब कितने दर्जे कम हुआ है, 10 - 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको लेसेंड वैल्यू बता रहा है।
तो डेल्टा पी हो गया, पी नॉट x2 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपके पास ये डेफिनेशन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, अब ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन में कैसे आया, देखो एक हमारे पास स्टेप रह गया, वो है डेल्टा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, क्योंकि पी नॉट क्या होता है, कांस्टेंट लेंगे, और अगर इसको कांस्टेंट लेंगे तो उसके हिसाब से डेफिनेशन थी कि अगर इसको कांस्टेंट लिया जाए तो ये आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें आ जाएगा, और कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, और ये शो करेगा कि जितना भी हमारे पास ये लोअरिंग हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैल्यूट के एडिशन से। और ये भी आपको रिवाइज करवा दूं कि हमारा जो सैल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। ये देखिए, ये राउट्स लॉ की हम जो डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं वो एक कंडीशन पे पढ़ रहे हैं कि जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, एवेपोरेटेबल हो, वेपराइजेबल हो, और दूसरा जो है वो नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को कंटिन्यू करते हैं और थर्ड हमारे पास इक्वेशन लाते हैं। थर्ड इक्वेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी कि इसी इक्वेशन को आगे ले आते हैं कि डेल्टा इफ़ डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इज मल्टीप्लाइड बाय x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। सो इफ पी नॉट इज multiplying on the right side, so it will be divided in the left side। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट और इज इक्वल टू x2, ये हमारे पास यहाँ पर थर्ड नेक्स्ट रिलेशन आ जाता है। और ये जो है ना डेल्टा पी, अगर एक पी नॉट से, जिसको हम पहले कांस्टेंट कर चुके थे, एक कांस्टेंट से डिवाइड होता है, तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, एक क्वांटिटी जिसमें आपको लोअरिंग का पता लग रहा था वो सिर्फ डेल्टा पी थी, उससे आपको डायरेक्टली का पता लग रहा था कि अगर वो डायरेक्टली कीपिंग द पी नॉट कांस्टेंट, और यहाँ पर आपके पास इक्वल्स का पता लग रहा है कि जब आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करें, कांस्टेंट वैल्यू को हर वैल्यू उसके साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप सैल्यूट डालेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करने की वजह से एक फ्रैक्शन हासिल होगी, जिस फ्रैक्शन को हमने कहना है relative lowering of vapor pressure। ठीक है, इज इक्वल टू द सल्यूट, क्योंकि बेटा डायरेक्टली में हमें ये पता लगता है कि एक क्वांटिटी हायर हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, हायर होगी, लेकिन कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको इक्वल्स से पता लगता है। इसलिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ मोर सिग्निफिकेंट वैल्यू एज कंपेयर टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो लास्ट में हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कुछ पॉइंट्स कितने हैं जो वो स्टडी करेंगे। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंस की हेडिंग मैंने दी है कि डिपेंडेंस शो होगी कि वेदर समथिंग इज़ इंडिपेंडेंट टू रिलेटिव लोअरिंग और डिपेंडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके हवाले से हमारा एक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी है। ठीक है, बेसिकली वो इस लिहाज से क्वेश्चनिंग हमारे पास मौजूद है कि रिलेटिव लोअरिंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, जस्टिफाई। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि देखें आपके पास रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला गिवन है, क्या इसके अंदर टेम्परेचर गिवन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ फार्मूला के अंदर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। सो देयर इज़ नो टेम्परेचर क्वांटिटी, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंडली डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, ये सल्यूट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। वेरी करेक्ट। हमारे पास यहाँ पर डेल्टा पी ओवर पी नॉट है, तो सल्यूट से वो इक्वल्स हो रहा है, मींस सल्यूट की कंसनट्रेशन चेंज होगी तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि इट इज़ कांस्टेंट व्हेन द इक्विमोलर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सल्यूट्स आर डिजॉल्व्ड इन द सेम मास ऑफ सेम सॉल्वेंट। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर है कि अगर सॉल्वेंट सेम हो,
ठीक है। तो सल्यूट आप जो भी डाल दें ये उसकी मोल फ्रैक्शन पे बेस कर रहा है, और मोल फ्रैक्शन अगर सेम होगी तो उनकी तादाद सेम होगी। अगर टू डिफरेंट है ना, फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज, इसको आप फर्दर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है और सुक्रोज है, तो उस ग्लूकोज और सुक्रोज का हम इधर कर लेते हैं, ग्लूकोज का 180 है और सुक्रोज का जो मोलर मास है वो 342 है। अब दोनों का डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इनके दोनों के मोल्स सेम लेते हैं तो उनकी मोल फ्रैक्शन भी अलग-अलग क्या आएगी, सेम आएगी। इस बेसिस पर अगर आप ये सल्यूट यूज़ करें और या ये सल्यूट यूज़ करें, दोनों में से कोई एक, लेकिन उनकी क्वांटिटी, उनके मोल्स, उनकी मोल फ्रैक्शन सेम होती है, तो उनके अंदर जो अफेक्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट रहेगा, रिलेटिव लोडिंग सेम रहेगी। मतलब अगर इसका 0.1 ग्लूकोज का आप लेंगे और या 0.1 आप सुक्रोज लेंगे, तो जितना वेपर प्रेशर में इसके सोल्यूशन में चेंज आएगा उतना ही वेपर का प्रेशर का चेंज जो है वो सुक्रोज के सोल्यूशन के अंदर आएगा। तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।